नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या खबर बताई जाए आपको? ये कि देश की संसद लगातार हंगामे की वजह से ठप चल रही है, ये कि लोकसभा की कार्रवाइयां 40-40 सेकंड में खत्म हो जा रही हैं, या ये कि पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर मिले नोटों के बाद पूछताछ में क्या जानकारियां सामने आई। खबर अरुणाचल से लापता मजदूरों के मिलने की भी है, लेकिन हमें लगता है कि आज एक गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित कराना जरूरी है, जो लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा है सीधे सीधे। बीते कई दिनों से लगातार इमरजेंसी लैंडिंग्स की खबरें आ रही हैं। सरकार की तरफ से सख्ती के बावजूद 28 जुलाई को एक बार फिर असम के जोरहाट में इमरजेंसी सिचुएशन बन गई। यात्रियों की जान सांसत में फंस गई। तो बड़ी खबर सेगमेंट में आज बात विमान कंपनियों की इसी लापरवाही पे होगी और एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश भी हम करेंगे कि इनकी वजहें क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए दिन का वीडियो। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। ये वीडियो एक त्रासद दुर्घटना का है, जिसने भारतीय वायुसेना के 2 युवा और प्रतिभाशाली पायलट्स को लील लिया। भारतीय वायुसेना ने 28 जुलाई की रात को जानकारी दी कि राजस्थान के बाड़मेर स्थित उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन से एक MiG-21 ट्रेनर लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। रात 9:10 पर यह विमान बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की मृत्यु हो गई। ये एक ट्रेनिंग मिशन था और विंग कमांडर राणा इस फ्लाइट का नेतृत्व कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान सतह से काफी करीब उड़ान भर रहा था। हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर ये वीडियोस बनाए जो हमने आपको दिखाए, और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मलबा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था और जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। यह हादसा क्यों हुआ, ये मालूम करने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है। इस घटना के बारे में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने रक्षा मंत्री को भी जानकारी दे दी है। हादसे में दोनों पायलट्स के देहांत की जानकारी सामने आते ही MiG-21 विमानों को लेकर एक बार फिर जोरदार बहस शुरू हो गई है। ये लगातार पूछा जा रहा है कि 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इन विमानों को भारतीय वायुसेना आज क्यों उड़ा रही है, वो भी तब जब इन पर उड़ता ताबूत या फ्लाइंग कॉफिन होने का आरोप लगता रहा है। इस बारे में हम कुछ तथ्य दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये बात सही है कि MiG-21 विमान 400 से ज़्यादा बार हादसों का शिकार हुए हैं और इन हादसों में वायुसेना के 200 से भी ज़्यादा पायलट्स की जान गई है। पिछले 20 महीनों में ही 5 हादसे हुए जिनमें 6 पायलट्स की जान गई। इन आंकड़ों को देखकर ये वाकई लगता है कि विमान असुरक्षित है। तथ्य अपनी जगह पर अटल हैं, लेकिन इन्हें हम सही संदर्भ में भी देखें, ये ज़रूरी है। MiG-21 इतनी बार दुर्घटनाग्रस्त इसलिए हुए हैं क्योंकि इनका उपयोग हम 6 दशकों से कर रहे हैं। 1963 में सेवा में आने के बाद कुल 874 MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वायुसेना ने इन विमानों से हर तरह के मिशंस को अंजाम दिया है। चूंकि बड़ी संख्या में विमान लंबे समय तक उड़ाए गए, इसलिए दुर्घटना भी ज्यादा हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि विमान अपने आप में असुरक्षित हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम एक पुराने डिजाइन का विमान उड़ा रहे हैं। हम कितने भी पेशेवर ढंग से इन्हें मेंटेन करते रहें और उड़ाते रहें, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहेंगी। भारतीय वायुसेना दशकों से MiG-21 विमानों को सेवा से बाहर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रमशः एक के बाद एक आई सरकारों ने नए विमानों को खरीदने की बात को टाला ही है। घरेलू लड़ाकू विमान LCA तेजस के 2 स्क्वाड्रंस को अगर आप एक तरफ रख देते हैं, तो वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमानों का आखिरी सौदा हुआ था 6 साल पहले 2016 में। तब भी भारत सरकार ने 126 की जगह महज 36 रफाल विमानों का सौदा किया था, जो कि पूरा हो चुका है। तब से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों के नाम पर कुछ तेजस विमान ही मिले हैं, जिनमें क्रमशः सुधार किया जाना है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या लगातार घट रही है, इसलिए वायुसेना पुराने विमानों को रिटायर न करने के दबाव में रही है। इसलिए हमारे पायलट्स MiG-21 को उड़ा रहे हैं। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी खास पेशकश रखवाले को भी देख सकते हैं। रक्षा पत्रकार राहुल सिंह के मुताबिक 80 के दशक से लेकर 21वीं सदी के पहले दशक तक एक वक्त वो भी था जब भारतीय वायुसेना के पास एडवांस जेट ट्रेनर्स नहीं थे और वायुसेना को MiG-21 विमानों को पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये बात समझने वाली है कि MiG-21 के ट्रेनर संस्करण होते हैं, लेकिन MiG-21 एक ट्रेनर विमान है नहीं, ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस दौरान बड़ी संख्या में जहाज क्रैश हुए और पायलट्स मारे भी गए।
MiG-21 को उड़ाते हुए ही ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, लेकिन अब ये विमान जितनी जल्द सेवा से बाहर हों वायुसेना के लिए बेहतर है। भारतीय वायुसेना 2025 तक इन लड़ाकू विमानों को पूरी तरह सेवा से बाहर करने वाली है। श्रीनगर में तैनात नंबर 51 स्क्वाड्रन के MiG-21 इसी सितंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन दर्शक ये जान लें कि अभी कम से कम 2.5 साल और MiG-21 उड़ते रहेंगे। इसका जिम्मेदार कौन, आप खुद हिसाब लगाते रहिए। यहाँ इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि बात बात में सीमा पर तैनात जवान की बात करने वाले देश में सैनिकों का सम्मान वाकई में कितना होता है। शेरवीर पनाग ने आज ट्विटर पर लिखा कि वो दिल्ली से जोधपुर की एक उड़ान में थे। इसी उड़ान में दिवंगत फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का संतप्त परिवार भी सवार था। ये परिवार तीसरी रो में बैठा हुआ था। जब विमान लैंड हुआ तो विमान के कैप्टन ने ऐलान किया कि सब लोग बैठे रहें ताकि बल परिवार पहले उतर सके। बावजूद इसके फ्लाइट की शुरुआती रोज में बैठे लोग पहले खड़े हो गए। जब बाकी यात्रियों ने शोर मचाया, आपत्ति ली, तब जाकर महानुभाव बैठे। अगर आप समझना चाहते हैं कि हम 1963 से लेकर अब तक MiG-21 क्यों उड़ा रहे हैं, तो आपको इस घटना से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे यहाँ सेना को लेकर असल में कितनी चिंता है। यह था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ऐसी सारी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी जोई शिरानी पर अवैध लाइसेंस के साथ बार चलाने का आरोप लगाया गया है। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत में मामले पर अंतरिम आदेश पास करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा, मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए आरोपों को हटाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देना उचित समझती हूं। आरोपों के साथ वादी और उसकी बेटी की पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, रीट्वीट, मॉर्फ तस्वीरों को हटाने और उनके पुनः प्रसारण को रोकने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जयराम रमेश ने लिखा, स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में हमें नोटिस जारी किया गया है। इस अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे। हम इसे चुनौती देंगे और श्रीमती ईरानी जी द्वारा भटकाने के इस प्रयास का खंडन करेंगे। दरअसल बीते रविवार यानी 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया था। नोटिस में बिना शर्त माफी मांगने और अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग की गई थी। इससे पहले जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा ने स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी अपने रेस्टोरेंट में अवैध बार चला रही हैं। बार का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर है उसकी मृत्यु हो गई थी 2021 में, जबकि बार का लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो स्मृति कोर्ट पहुंच गई और 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को मुकर्रर की गई है। दूसरी सुर्खी अरुणाचल प्रदेश से है। यहाँ के कुरुंग कुमे जिले में पिछले 15 दिनों से लापता असम के 5 मजदूरों के शव मिले हैं। जिले के उपायुक्त निघी बोंगिया ने बताया कि बचाव दल ने पिछले कुछ दिनों में हुरी और तापा के बीच 5 सड़े गले शव बरामद हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ कलेक्टर होते हैं। ये शव अलग अलग जगहों और अलग अलग तारीखों पर मिले हैं। एक शव 25 जुलाई को, 3 शव 26 जुलाई को और 1 शव 28 जुलाई को बरामद हुआ। 5 शवों के मिलने से घटना में जान गंवाने वालों की संख्या कुल 6 हो गई है, क्योंकि इससे पहले हिकमत अली नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी फुरक नदी में डूबकर। मरने वाले 5 में से 4 मजदूरों की पहचान फरीजुल हक, मोइजुल हक, सोहर अली और अबुल हुसैन के तौर पर की गई है। घटना 5 जुलाई की है, जब ईद के दौरान छुट्टी न मिलने पर 19 मजदूर भारत चीन सीमा पर कोलोरियांग जिले से 200 किलोमीटर की दूरी पर चल रहे निर्माण कार्य को छोड़कर घर के लिए निकल गए थे। ये लोग 8 और 11 लोगों के 2 समूहों में पैदल ही घर के लिए निकले थे और तब से ही लापता थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सभी मजदूर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के लिए सड़क बनाने का काम कर रहे थे। BRO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला संगठन है, जिसका काम सीमांत इलाकों में सड़क निर्माण करना और रख रखाव करना है। 19 में से 10 लोगों को बचा लिया गया है और 6 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक बाकी बचे 3 मजदूरों के बारे में मालूम नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अगली सुर्खी ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी हुई है।
उन्हें आज मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अर्पिता बेहोश होकर गिर पड़ी और उनके पैर में चोट आना बताया गया। गिरने के बाद अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगी और उनकी रोती हुई तस्वीरें खबरों में तैरती रहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अर्पिता ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोलकाता के 2 अपार्टमेंट्स में, जो कि उनके ही थे, वहां 27 करोड़ से भी ज्यादा की रकम और कीमती सामान रखा हुआ है। फ्लैट के बंद कमरों में पार्थ चैटर्जी अकेले जाते थे। अर्पिता का यह दावा है कि जिस कमरे में पैसे थे उन्हें वहां जाने की अनुमति थी नहीं। मेडिकल चेकअप से पहले ईडी को पता चलता है कि अर्पिता मुखर्जी पर रेड के बाद उनकी 4 गाड़ियां गायब हो गई हैं। इनमें से 2 गाड़ियां अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन गाड़ियों में भारी मात्रा में कैश होने की आशंका है, इसलिए ईडी को इन गाड़ियों की तलाश है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की कार्रवाई साल 2016 के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। लंबे वक्त तक घोटाले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात की थी। मामले में जब आर्थिक अपराध होने के सबूत भी मिले तब मामले में ईडी की एंट्री हुई। मई में ईडी ने जांच शुरू की और 23 जुलाई को मंत्री पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों पर छापामारी हुई। इनमें से कुछ ठिकाने अर्पिता मुखर्जी से भी जुड़े हुए थे। छापेमारी में अब तक अर्पिता के ही फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना बरामद हो चुका है। फिलहाल पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में ही हैं। पार्थ चैटर्जी का कहना है कि वो एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। चौथी सुर्खी, 24 जुलाई को केटी रामाराव यानी केटीआर का जन्मदिन था। केटीआर के 2 परिचय हैं। पहला तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव के बेटे और दूसरा तेलंगाना सरकार में मंत्री। मौका था जन्मदिन का, तो इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम भी रखा गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यक्रम बेलमपल्ली नगर परिषद ने सरकारी अस्पताल में आयोजित किया था। इस दौरान 4 कर्मचारी कार्यक्रम से नदारद रहे और अब खबर है कि इन 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों से पूछा गया है कि वो 24 घंटे के भीतर बताएं कि कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। अगर कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। निलंबित कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समझाने का उचित अवसर दिए बिना सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी टीआरएस पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट कर केटीआर को राजकुमार बता दिया है और सवाल खड़े किए हैं। वहीं टीआरएस का कहना है कि केटीआर ने बाढ़ के चलते अपना जन्मदिन न मनाने की अपील की थी। जिस दस्तावेज का हवाला देकर अमित मालवीय और बीजेपी राजनीति कर रही है वो असल में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का है। ये टीआरएस की तरफ से आया जवाब था। 5वीं सुर्खी, संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। एक अपडेट कल की खबर से लेकर अब तक का यह है कि अधीर रंजन चौधरी, जिनसे एक गलती हुई थी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने के मामले में, उन्होंने लिखित माफी मांग ली है। वापस लौटते हैं आज की कार्रवाई पर। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। पहले जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो दोनों सदनों को कुछ देर हंगामे की वजह से 1 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए ही स्थगित कर दिया गया। सदन में अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाले कमेंट को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर नारेबाजी की, मांग की कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी माफी मांगे। वहीं कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी के विरोध में नारेबाजी करते हुए माफी की मांग कर दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा वाले, उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर माफी मांग ली। इसके बावजूद बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कर रही है। उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वो ये सब लगातार कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दामों में बढ़ोतरी और महंगाई पर बात हो। अगर आप संसद की कार्रवाई के बारे में बारीक जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी खास पेशकश संसद में आज जरूर देखा कीजिए। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। तारीख 28 जुलाई दिन शुक्रवार यानी बीता हुआ कल घड़ी में दोपहर के ठीक 2:20 हो रहे थे। असम के जोरहाट के रौरैया एयरपोर्ट से इंडिगो का एक विमान 6C757 रनवे से उड़ान के लिए तैयार था। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाना था। इस फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए विमान आगे बढ़ता है। विमान ने भी रफ्तार पकड़ी ही थी कि कुछ मीटर दूर जाने पर विमान का पहिया रनवे से उतर जाता है। बारिश की वजह से रनवे के बगल में हुए कीचड़ में जा फंसता है। फ्लाइट में हड़कंप मच जाता है। कुल 98 यात्री सवार थे। सभी अवाक रह जाते हैं। अब तक सबको समझ आ चुका होता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। इमरजेंसी अलार्म एक्टिव किए जाते हैं। जिस फ्लाइट का चक्कर रनवे से उतरा वो 12:30 बजे उड़ान भरकर 1:50 जोरहाट एयरपोर्ट पर पहुंची थी। महज आधे घंटे बाद उसे वापस कोलकाता जाना था, मगर ये हो नहीं पाया। विमान में मौजूद इंडिगो के कर्मचारी तत्परता से यात्रियों को उतारने में जुट जाते हैं।
यात्रियों को वेटिंग रूम में लाकर बैठाया जाता है। काफी देर प्रयास करने के बाद भी विमान देर रात तक उड़ान नहीं भर पाता है। कारण पूछने पर बताया जाता है कि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। तकनीकी खराबी, बीते कई दिनों से यह शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है। आप गूगल पर तकनीकी खराबी लिखकर सर्च कर लीजिए, आपको ढेर सारी खबरें ऐसे मिल जाएंगी जहां फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की बात है। जोरहाट में शुक्रवार को फ्लाइट में तकनीकी खराबी हुई तो गुरुवार को मुंबई से गुजरात के कांडला जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान की वापस मुंबई में कॉशन लैंडिंग करानी पड़ी। ये सब तब हो रहा है जब बुधवार को ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए, जो कि भारत में विमान परिचालन को रेगुलेट करती है संस्था, वो निगरानी भी रखती है, इसने स्पाइसजेट को नोटिस दिया हुआ है। स्पाइसजेट की 50% फ्लाइट्स को 2 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया है और सिर्फ 50% फ्लाइट्स को ही चलने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा मानक साबित करने की हिदायत भी दी गई है। बावजूद इसके अगले ही दिन गुरुवार को स्पाइसजेट की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर आ गई। स्पाइसजेट की फ्लाइट से इस तरह की खबरें पहली और आखिरी बार नहीं आ रही हैं। ये पिछले 40 दिनों में स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से कम 9वीं घटना है जिसकी जानकारी हमारे पास है। इससे पहले 2 जुलाई को जबलपुर जाने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट क्रू मेंबर्स द्वारा केबिन में लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर धुआं दिखने के बाद दिल्ली लौट आती है। खराबी बताई जाती है तकनीकी। बीते दिनों में पटना में उड़ते हुए विमान में आग लग गई, वजह वही बताई जाती है तकनीकी खराबी। 5 जुलाई को एक स्पाइसजेट मालवाहक विमान जो चीन में चोंगकिंग की ओर जा रहा था, कोलकाता वापस लौट आता है क्योंकि पायलटों को उड़ान के बाद एहसास होता है कि मौसम राडार काम नहीं कर रहा था। उसी दिन स्पाइसजेट की दिल्ली दुबई उड़ान को खराब ईंधन संकेतक के कारण कराची की ओर मोड़ दिया जाता है। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है, वजह फिर वही बताई जाती है तकनीकी खराबी। आजकल एक मीम चल रहा है, उसी की भाषा में कहें तो देख रहा है विनोद किस तरह से यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के अमूमन हर दूसरे व्यक्ति का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार हवाई यात्रा जरूर कर ले, मगर इस तरह की खबरों ने न सिर्फ सपनों बल्कि हवाई यात्रा पर भरोसे को भी हिलाकर रख दिया है। ये मुद्दा संसद तक में उठ चुका है। राजद के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने बाकायदा लिखित सवाल पूछ लिया था कि क्या यह सच है कि 5 जुलाई 2022 को दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिखित में दिया, जो ये है। 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट B737-8 मैक्स में कॉकपिट क्रू यानी पायलट ने देखा कि ईंधन असंतुलन की चेतावनी मिलने के बाद ईंधन की मात्रा असामान्य रूप से कम होने लगी। ईंधन के रिसाव का संदेह हुआ तो विमान को कराची डाइवर्ट किया गया। केबिन क्रू ने इमरजेंसी की घोषणा नहीं की। लैंडिंग के उपरांत कराची में जांच की गई, निरीक्षण में ईंधन रिसाव नहीं पाया गया। लबुलवाब यही निकला कि तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हो गया। मगर सवाल यह है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें देश में बढ़ रही हैं। गोफर्स की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आई थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग्स में एयरलाइन कंपनियों से पिछले 1 महीने में हुई तकनीकी खराबी की घटनाओं पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई ताकि इनके पीछे मौजूद सही कारणों को समझा जा सके। 6 जुलाई को डीजीसीए ने विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से स्पाइसजेट को एक कारण बताओ नोटिस इशू कर दिया। इस नोटिस में यह कहा गया कि स्पाइसजेट एक सुरक्षित और भरोसेमंद हवाई सेवा देने में नाकाम साबित हो रही है। अब यह बयान एक कंपनी की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवाल है। डीजीसीए ने शुरुआती जांच में यह पाया कि स्पाइसजेट ने विमानों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया। इस पर स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा, हर दिन औसतन 30 ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस तरह की घटनाएं अतिरिक्त एहतियात से कम की जानी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा दुनिया में हर जगह होता है। ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करनी चाहिए। ये एयरलाइन की तरफ से जवाब था। सरकार और विमान कंपनी का पक्ष हमने जान लिया। अब यहाँ से एक्सपर्ट्स के जरिए इस तरह की घटनाओं की प्रकृति और उनकी गंभीरता को समझना आवश्यक है। हमने एविएशन के एक्सपर्ट और पूर्व पायलट विपुल सक्सेना से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। तो पहले तो मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ठीक है। क्या होता है, हर एयरलाइंस को 6 महीने पहले अपना एक शेड्यूल देना पड़ता है डीजीसीए को अप्रूवल के लिए। उसमें उनको पूरा प्लानिंग देना पड़ता है कि भी एयरक्राफ्ट की प्लानिंग क्या, कितने एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहेंगे, उसके अनुसार उनके पास क्रू अवेलेबल रहेंगे, पायलट्स अवेलेबल रहेंगे, इंजीनियर्स अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, कैबिन क्रू अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो वो सारा एक प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट से वो एक शेड्यूल देते हैं डीजीसीए को अप्रूवल के लिए। और वो उसमें एक अंडरस्टूड और यू कैन से कि एक एग्रीमेंट होता है
कमिटमेंट होता है कि इन सबको मैनेज करने के लिए उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। ओके, उसके ऊपर भी डिटेल गाइडलाइंस हैं, उस पर मैं भी जाऊंगा नहीं। पर होता क्या है कि इस तरीके से एक सिस्टम ऑलरेडी है, पर हो क्या रहा है एक्चुअली कि उस सिस्टम को, उस अप्रूवल प्रोसेस को कितना डिलीजेंटली डीजीसीए स्क्रूटनाइज करता है, कितना उसको उसमें डीप में जाता है कि वास्तव में ये एयरलाइन की स्थिति अगर है या नहीं है। ओके, उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो इन लोगों का सर्विलेंस चेक्स होते हैं, उनका पूरे साल का सर्विलेंस प्रोग्राम आता है एयरवर्दिनेस डिपार्टमेंट का, ऑपरेशंस का, सेफ्टी का, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ये लोग काफी डिटेलिंग में जाते हैं एज पर प्रोसेस। ओके, एक्चुअल में कितना होता है वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और उसमें जो फाइंडिंग निकलती है उसका क्या होता है, कितना उस पर एक्शन होता है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पर प्रोसेस बहुत बढ़िया डाला हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इन इतने अच्छे प्रोसेस, इतने रोबस्ट सिस्टम होने के बाद और इतने एफिशिएंट ऑफिसर्स होने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे कि ब्लेटेंट लैप्सेस पाए गए हैं मेंटेनेंस के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, सेफ्टी के अंदर, पैसेंजर कंफर्ट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सीरियस ओवरलुक हुआ है बाय डीजीसीए। तो उसी का रिजल्टेंट होता है कि जब आप शॉर्टकट लेंगे, आप कुछ चीजें ओवरलुक कर देंगे जो कि क्रिटिकल होती हैं फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो आप कहने के सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी। जब सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी तो डेफिनेटली आपका एयरक्राफ्ट या तो वो ढंग से फ्लाई नहीं कर पाएंगे, या उनमें स्नैग आते रहेंगे, या कभी कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर दिया। ओके, तो ये सारे रीजंस मैं समझता हूँ कि हैं इन सब इंसिडेंट्स के पीछे। जानकारों की माने तो इस तरह की खामियों को सिर्फ विमान कंपनियों के पल्ले नहीं डाला जा सकता। यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी में डीजीसीए बराबर का भागीदार होता है, क्योंकि पॉलिसी वही बनाता है। रनवे से लेकर हवा तक फ्लाइट की डीजीसीए पूरी निगरानी रखता है। डीजीसीए के पास पूरा ब्यौरा होता है, वो एक एक उड़ान का मालिक होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इमरजेंसी लैंडिंग्स के पीछे की एक वजह यह भी बताई गई कि विमान कंपनी के पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है। कोरोना काल में हुए नुकसान के बाद हुई छंटनी से स्थिति उपजी। हुआ ये कि कोरोना काल के पहले 2019-20 में भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कुल 20 करोड़ 42 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। अब ये संख्या 2021-22 में घटकर सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रह गई, जिससे विमान कंपनियों को अरबों को रुपए का नुकसान हुआ। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई 2021 में डोमेस्टिक फ्लाइट लेने वाले यात्रियों की संख्या सिर्फ 21 लाख थी, जो इस साल मई 2022 में बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गई। यानी यात्रियों की संख्या 5 गुना ज्यादा हो गई, ये जो कोविड में डिप आया था उसके बाद। इसके अलावा पिछले 1 साल में हवाई किराए में लगभग 2 गुना का इजाफा भी हुआ है। बावजूद इसके कंपनियां ठीक से सर्विस नहीं दे पा रही। वजह यह भी है कि विमान कंपनियां काफी घाटे में चल रही बताई जा रही हैं। 2020-21 में एयर इंडिया को करीब 4,700 करोड़ का घाटा हुआ। इंडिगो को 5,829 करोड़ का घाटा इसने डिक्लेयर किया है। विस्तारा ने किया है डिक्लेयर 1,609 करोड़ का घाटा। एयर एशिया ने डिक्लेयर किया है 1,396 करोड़ का घाटा, और गो एयर ने डिक्लेयर किया है 1,333 करोड़ रुपए का घाटा। एक अनुमान के मुताबिक 2022 में एयरलाइन कंपनीज का घाटा 15,000 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटे की वजह से कंपनी अपने स्टाफ को मेंटेन नहीं कर पा रही, उन्हें ठीक से तनख्वाह नहीं दे पा रही? आखिर असली वजह क्या है, इसे भी आप एक्सपर्ट से समझिए। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि चूंकि ज्यादा फ्लाइट्स हो नहीं पा रही थी, पैसेंजर ज्यादा नहीं थे, एयरक्राफ्ट फ्लाइट ज्यादा नहीं हो पा रही थी, तो एयरलाइंस ने अपने स्टाफ भी कम किए, फ्लाइट्स भी कम करी, और उस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पायलट्स के जो कैपेबिलिटीज थी, या उनके जो मिनिमम एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए था, ओके, उसमें कहने के शॉर्टफॉल हुआ, मेंटेनेंस में कहने के शॉर्टफॉल हुए। पर उसका एक डीप स्टडी करके एज ए पॉलिसी रिलैक्सेशन दिया गया था सारी एयरलाइंस को कि भाई आप इन रेस्ट्रिक्शन से आप पायलट्स को कंटिन्यू करा सकते हो फ्लाइंग करने के लिए, या मेंटेनेंस में आप ये चीजें अगर नहीं भी करेंगे इस पीरियोडिसिटी पे तो भी चलेगा, ठीक है। पर उसके साथ में उन्होंने सर्विलेंस भी बढ़ा दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड के टाइम में इस तरह की घटनाएं ज्यादा नहीं हुई, पर
बहुत सरप्राइजिंग है कि कोविड जब खत्म हो गया, जब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैन पावर अवेलेबल है, तो इस तरह की घटना क्यों हो रही है? इसका मतलब यह है कि लापरवाही जरूर कहीं ना कहीं अंदर खाने हो रही है। हमें साफ कर देते हैं कि किसी भी विमान के उड़ने से पहले बाकायदा चेकिंग होती है। इसका पूरा एक प्रोसीजर है। जब भी कोई जहाज दिन की पहली फ्लाइट के लिए निकलता है तो तफसील से जांच होती है, जिसमें फ्यूल चेक, टेक्नीशियन चेक, इंजीनियरिंग चेक, बहुत सारे चेक्स शामिल होते हैं। उसके बाद जब फ्लाइट कहीं पर लैंड करती है तो वहां भी जांच की जाती है। पायलट खुद एक चक्कर लगाते हैं प्लेन का। ये सब जांच जो होती है उसे एविएशन की भाषा में टर्न अराउंड इंस्पेक्शन भी कहा जाता है, जो कि 2 फ्लाइट्स के बीच में करीब 45 मिनट का समय लगता है। उसमें पहली फ्लाइट जितनी डिटेल्ड चेकिंग नहीं होती, लेकिन जनरली सब कुछ चेक जरूर किया जाता है। कहीं कोई लीकेज ना हो, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, सारे पैनल्स, टायर प्रेशर, सब कुछ चेक कर लिया जाता है। फिर दिन के आखिर में एक और बार डिटेल इंस्पेक्शन होता है नाइट फ्लाइंग से पहले। तब नाइट फ्लाइट के सारे रिक्वायरमेंट, लाइटिंग वगैरह को चेक किया जाता है, लेकिन जरा सी भी चूक रह जाए तो हादसा होने का खतरा रहता है। देसी भाषा में समझें तो एक नट भी ढीला छूट जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ऐसे में जाहिर है कहीं ना कहीं चूक तो हो ही रही है। एक सवाल यहाँ से भी उठता है कि स्पाइसजेट पर हुए एक्शन के बाद क्या चीज़ें सुधर सकती हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, आप वो सुनिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है स्पाइसजेट का, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस मैटर है, और ये जो लेटर आया है अभी, मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं इसको एक आईवाश बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जेट एयरवेज और किंगफिशर में सिमिलर ट्रेंड्स थे। उनका भी जब फाइनेंशियल ऑडिट हुआ तो उसमें इसी तरह की ऑब्जर्वेशन आई थी, पर उस समय डीजीसी ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली, कोई एक्शन नहीं लिया, और उनको वार्निंग वगैरह देके बोला भी ठीक से चलाइए आप। अल्टीमेटली दोनों एयरलाइंस क्लोज हो गई, और कई लोगों की नौकरी चली गई, कई वेंडर्स बैंकरप्ट हो गए, और अल्टीमेटली फ्लाइट सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हुए। इन 2 बड़े एग्जाम्पल होने के बाद भी अभी जो स्पाइसजेट का सितंबर 2021 में फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, उसमें सिमिलर ट्रेंड्स, सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आई जो जेट एयरवेज और किंगफिशर टाइम पे आई थी। मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा कि डीजीसी ने ये जो रेस्ट्रिक्शन अभी लगाई है 50% फ्लाइट की, वो उस समय क्यों नहीं लगाई। उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो जब से ये हल्ला मचा है मीडिया के अंदर, अब की बार इतने इनके इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से उन्होंने डाला है। मैं समझता हूँ कि अभी जो एक्शन लिया गया है वो 2021 में फाइनेंशियल ऑडिट के बाद ही ले लेना चाहिए था, और आज की जो स्थिति है उसमें कम से कम इसका जो एयर ऑपरेटर्स लाइसेंस होता है, एओसी जिसको बोलते हैं, वो कम से कम 3-4 महीने के लिए सस्पेंड करना चाहिए, या जब तक कि एयरलाइंस प्रूव नहीं कर दे कि वो फाइनेंशियली वायबल है ऑपरेशन करने के लिए, और उनके ऊपर कोई बर्डन्स नहीं है। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होगे तो आप कहीं ना कहीं कॉस्ट कम करने के लिए शॉर्टकट लोगे। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू जो मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री सिंधिया जी बहुत डायनेमिक मिनिस्टर है, और काफी नजर रखे हुए हैं क्या हो रहा है सिविल एविएशन में। मैं समझता हूँ कि वो अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरे इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, और कुछ ना कुछ सीरियस एक्शन होना चाहिए। इस एयरलाइंस को आज की स्थिति में उड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जानकार गड़बड़ करने वाली कंपनी पर सख्त एक्शन चाहते हैं ताकि चीजें सुधर सकें। डीजीसीए ने अपने पत्र में जिस तरह के ऑब्जर्वेशन लिखे हैं उसे पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। एक फ्लाइट में सैकड़ों यात्रियों की जान का सवाल होता है। एक पायलट देश के लिए कीमती होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि वक्त रहते ज़रूरी एहतियात बरती जाए, वरना बिन बुलाए किसी बड़े हादसे को दावत मिल सकती है। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दी ललन टॉक।